प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 23 अगस्त से 31 अगस्त, उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन रहेगा, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन हैं आपके ब्रज, बी है भोजपुरी, सी है अवधी, डी है मागधी। रामचरितमानस जो है ना, ये अवधी भाषा में लिखी गई है। रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई है? रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। और अवधी भाषा जो है ये हिंदी भाषा की उपबोली है तथा उत्तर प्रदेश के ये अवध क्षेत्र में बोली जाती है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? मगही, कौरवी, हिंदुस्तानी, बघेली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों, खड़ी बोली का दूसरा नाम है कौरवी। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है, बल्कि खड़ी बोली का जो मूल नाम है ये भी कौरवी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। जब इसे मानक हिंदी के रूप में अपनाया गया था तब इसे खड़ी बोली नाम दिया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? शारदा लिपि, खरोष्ट लिपि, कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए, पेपर में आने वाला क्वेश्चन। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? तो मेरे प्यारे साथियों, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि में हुआ है। तो डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है? पंजाबी, बांग्ला, उर्दू, हिंदी। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है? तो मेरे प्यारे साथियों, देवनागरी लिपि जो है ना, ये हिंदी भाषा की लिपि है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्षात्री वर्ण किसके योग से बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। छा वर्ण किसके योग से बना है? अब मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनेगा आप लोग। छा छत्री हो गया, त्रा से त्रिशूल हो गया, ठीक है, ज्ञा से ज्ञानी हो गया, इसके बाद श्रा हो गया। देखिए, सा षटकोण जो है ना, षटकोण नहीं, सा छत्री, ये किसके योग से बना है? ये बना है षटकोण के योग से। किसके योग से बना है? षटकोण के योग से। त्रा त्रिशूल जो है ये बना है रा के योग से। ज्ञा से ज्ञानी किस योग से बना है? ज्ञा से ज्ञानी या से बना है, या से, या। श्रा जो है ये रा से बना है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। तो छा वर्ण किसके योग से बना है? छा क्षत्रिय योग से बना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? ता, था, धा, धा, ना। ता, था, दा, धा, ना। तो ता हुआ आपका, था हुआ, ता, था, धा, ना। ता, था, दा हो गया। तो ऑप्शंस में ता भी है, ना भी है और दा भी है। तो ता, ना और दा ये दंत से बोले जाने वाला वर्ड हैं, लेकिन जो टा है ना, ये दंत से बोले जाने वाला वर्ड नहीं है, ता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, का वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है? का वर्ण, का, खा, गा, घा, डा। का, खा, गा, घा, डा। ठीक है, तो का वर्ण
उच्चारण की दृष्टि से क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। कंठ से बोले जाना वाला वर्ण है, कंठ से, तो वी ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। अब होस्ट से कौन कौन से वर्ड बोले जाते हैं, पा, फा, बा, भा और मा, ये तो हो गए आपके होस्ट से बोले जाने वाले वर्ण। ठीक है, नासिक से, नाक से, यानी नाक से कौन से वर्ड बोले जाते हैं, नाक से बोले जाने वाले वर्ड हैं डा से डलिया, नाक से डा से डलिया, इया, ड़ा खाली और माँ। ठीक है, ये नाक से बोले जाने वाले वर्ण हैं। अगर हम तालु की बात करें तो तालु से कौन से वर्ड बोले जाते हैं, तालु से बोले जाते हैं चा, छा, चा छा, जा, झा और या, चा छा झा झा, ये तालु से बोले जाने वाले वर्ण हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने, वैसे आंसर हो जाएगा ओस्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है। तो यहाँ पर आपको घोष वर्ण की पहचान करनी है। सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दा जो है ना ये घोष वर्ण हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, गा से गमला, जा से जहाज, दा से दवायत, धा से धनुष और ड़ा और भा, ये आपके घोष वर्ण होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मान लीजिए गा, जा, दा, धा, ड़ा या भा हो आपके ऑप्शंस में, तो आप इनमें से किसी में भी टिक कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। पूरा टेस्ट लगाइएगा, पूरे 50 प्रश्नों का टेस्ट है, 20 से छोड़कर किसी भी बच्चे को नहीं जाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शीर्षक, शीर्षक की शुद्ध वर्तनी क्या होगी। तो मेरे प्यारे साथियों शीर्षक की शुद्ध वर्तनी होती है शीर्षक, शीर्षक ऐसे लिखा जाता है। तो सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल कैसे लिखा जाता है, देखिए मंत्रिमंडल लिखने का जो तरीका है ना वो ये रहा, ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अतिथि, अतिथि कैसे लिखा जाता है, अतिथि लिखने का तरीका क्या है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। अतिथि, तो मेरे प्यारे साथियों अतिथि ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पूर्ति कैसे लिखा जाता है, पूर्ति की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निरसता, निरसता कैसे लिखा जाता है, निरसता लिखने का तरीका क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों निरसता, निरसता ऐसे लिखा जाता है। तो डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है महाधन आत्मा से शब्द बनेगा, महाधन आत्मा से शब्द क्या बनेगा, महाधन आत्मा से शब्द बन जाएगा महात्मा, ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यारे साथियों, रमाधन ईस, रमेश, इसमें से कौन सी संधि है। देखिए इसको तो मान लिया जाएगा बड़ा आ, ठीक है, और इसको मान लिया जाएगा बड़ी ई। तो छोटा आ प्लस बड़ी ई मिलकर क्या बना, जाके छोटा आ प्लस बड़ी ई मिलकर क्या बना, ए बना, जाके क्या बना, ए। तो नियम के अनुसार ए किस में आता है, तो मेरे प्यारे साथियों ए आता है गुण स्वर संधि में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उच्चारण, अगला प्रश्न क्या है, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। देखिए जब उच्चारण की संधि करेंगे तो उच्चारण की संधि होती है उत्तधनचारण, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मान लीजिए पेपर में पूछा जाए उच्चारण में प्रयुक्त संधि क्या होगी, संधि का नाम क्या होगा, व्यंजन संधि हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, रसोई घर में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, बहुप्रिय समास, द्वंद्व समास, अवयव समास। रसोई घर में कौन सा समास होगा। अब देखिए ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनिएगा, रसोई अलग है और घर अलग है।
दोनों को जोड़ दिया गया, एक नया शब्द बन गया, क्या बना? रसोई घर। ठीक है, दो शब्द अलग अलग जोड़कर जब दोनों शब्दों को एक साथ जोड़कर एक नया शब्द बन जाए, वहाँ पर कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यारे साथियों। प्रश्न क्या है? नीलगाय में कौन सा समास है? नीलगाय में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, अव्ययभाव, कर्मधार या द्विगु? नीलगाय का जब आप समास विग्रह करेंगे तो नीलगाय का समास विग्रह क्या होगा? नीली है गाय जो, इसमें नीली और गाय शब्द के बीच विशेषण विशेष का संबंध आ रहा है, इसलिए यहां पर कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधार समास। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। पीतांबर पीत है अंबर जिसका, वह अर्थात विष्णु, इसे कौन सा समास कहेंगे? जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाएं, वहां पर कौन सा समास होता है? ये मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, वहां पर होता है बहुप्रिय समास। तो पीतांबर का समास विग्रह क्या होगा? पीला अंबर है जिनका, यानी भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु कौन है? भगवान है ये। नीलकंठ, नीला कंठ है जिनका, यानी भगवान शिव, ये भी भगवान है, यहाँ भी बहुप्रिय समास हो जाएगा। दशानन, दश आनन है जिनके, यानी रावण, ये एक प्रसिद्ध व्यक्ति है, ना कि भगवान, इसमें भी बहुप्रिय समास हो जाएगा। इंद्रजीत, यानी इंद्र को जीतने वाला, यानी मेघनाथ, ये भी एक प्रसिद्ध व्यक्ति है, इसमें भी बहुप्रिय समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मेरे प्यारे साथियों, चारपाई पर चादर बिछा दीजिए वाक्य में पर कौन सा कारक है? आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। पर, यहाँ पर जो पर है ये मेन कॉमन है। अब पर किस में आता है? कौन से कारक में आता है? कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर। तो बचपन में आप लोगों ने काफ़ी बार पढ़ा होगा, हो सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ, अगर आपने इसे याद कर लिए तो कारक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप चुटकियों में उड़ा देंगे। कारक के कितने भेद होते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, कारक के कुल 8 भेद होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पर किस में आएगा? पर आता है अधिकरण में, अधिकरण में पर, अधिकरण में पर। तो बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक प्रश्न मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं, सेशन को शेयर कर दीजिए, एक बार आप लोगों को वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न क्या है कि वह घर से बाहर गया। अब यहां पर जो है सा, तो इसमें क्या पूछा जाए कि इसमें कौन सा कारक होगा? तो सा जो है इसमें, सा मेन जो कॉमन है वो है सा। तो आपने पढ़ा कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, ये आप लोगों ने काफ़ी बार पढ़ा होगा, जस्ट अभी मैंने आप लोगों को बताया। तो से किस में आएगा? आपने दिमाग लगाया कि कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, संप्रदान के लिए अपादान से, तो जो सा आएगा, से जो आएगा वो अपादान में आएगा, तो अपादान से। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यारे साथियों। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सोम, हुताशन, अच्छी, आलय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए आप लोग। तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अग्नि का पर्यायवाची शब्द होता है हुताशन। क्या होता है? हुताशन। मान लीजिए ऑप्शंस में अनल, ज्वलन, सूची, ज्वाला, आग दिया हो, तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी शब्द अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो कमल का पर्यायवाची शब्द होता है जलज। मान लीजिए ऑप्शंस में सरोज दिया जाए, नलिन दिया जाए, अरविंद दिया जाए, उत्पल दिया जाए, ताम्रस दिया जाए, पुष्कर दिया जाए, तो आप इन पर भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी शब्द कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बाजीगर, राजराज, मधवा, विनायक। जल्दी से आंसर दे सभी बच्चे। इंद्र का पर्यायवाची शब्द होता है मधवा। क्या होगा? मधवा। अगर ऑप्शंस में देवराज दिया जाए तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। अमरपति, अमरनाथ, देवपति, सुरपति, देवेंद्र, मेघराज, ब्रजधर, सचिपति, सुरराज, सुरेंद्र, सुरेश, सुरेश्वर, महेंद्र, वाशव, ये सभी शब्द इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? नग, निकेतन, इला, विहार।
घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, घर का पर्यायवाची शब्द होता है निकेतन। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। घर के पर्यायवाची शब्द होते हैं गृह, गेह, आवास, धाम, निवास, डेरा, वास, भवन, सदन, निकेतन, आलय। ये सभी शब्द घर के पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, हरिण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? विहग, खग, हंस, मृग। हिरण का पर्यायवाची शब्द होता है मृग। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, उपकार का विलोम शब्द क्या होगा? सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग और वीडियो को लाइक कर दीजिए। उपकार का विलोम शब्द क्या होता है? प्रतिकार, परोपकार, अपकार, अनुपकार। उपकार का विलोम शब्द क्या होगा? तो उपकार का विलोम शब्द होता है अपकार। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आगत का विलोम शब्द क्या होगा? अनागत, विगत, स्वागत, विरत। आगत का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो मेरे प्यारे साथियों, आगत का विलोम शब्द होता है अनागत। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? आपेक्ष, निरपेक्ष, असापेक्ष, कुसापेक्ष। सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, सापेक्ष का विलोम शब्द होता है निरपेक्ष। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्मरण का विलोम शब्द क्या होगा? भूलना, अस्मरण, विस्मरण, सुस्मरण। स्मरण का विलोम शब्द क्या होगा? स्मरण का विलोम शब्द होता है विस्मरण। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अथ का विलोम शब्द क्या होगा? पथ, अंत, प्रारंभ, इति। अथ का विलोम शब्द क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। अथ का विलोम शब्द होता है इति। डी ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताइए। क्वेश्चन क्या है? जिसमें संदेह ना हो को क्या कहते हैं? संदिग्ध, असंदिग्ध, चिंतनीय, विचारणीय। जिसमें संदेह ना हो इसको क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, जिसमें संदेह ना हो इसको कहते हैं असंदिग्ध। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है? जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे क्या कहते हैं? चोर, अपराधी, अभियुक्त, प्रतिवादी। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसको क्या कहेंगे? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो मेरे प्यारे साथियों, जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसको कहते हैं अभियुक्त। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जो आंखों के सामने हो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष, परोक्ष, अप्रत्यक्ष, विलुप्त। जो आंखों के सामने हो उसे क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो आंखों के सामने हो उसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, जंगल में लगी आग को क्या कहते हैं? बड़वानल, दावानल, विरहाग्नि, जठराग्नि। जंगल में लगी आग को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। जंगल में लगी आग को हम कहते हैं दावानल। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, जो कानून के विरुद्ध हो उसे क्या कहते हैं? अनियमित, अतिरिक्त, असंभव, अवैध। जो कानून के विरुद्ध हो उसे क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, जो कानून के विरुद्ध हो उसे हम कहते हैं अवैध। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया है। वह कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, कठिन वाक्य। मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया है, कौन सा वाक्य है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, उपवाक्य, लघु वाक्य। सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो किस प्रकार का वाक्य है? तो मेरे प्यारे साथियों, सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो ये वाक्य हो जाएगा संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
छाती पर मूंग दलना, इसका अर्थ क्या होता है? घबरा जाना, परिश्रम करना, बहुत परेशान करना, दुखी होना। छाती पर मूंग दलना, इसका अर्थ क्या होगा? या आप ये भी कह सकते हैं इसका मुहावरा क्या होगा? छाती पर मूंग दलना, इसका मुहावरा क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, छाती पर मूंग दलना यानी कि बहुत परेशान करना। सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन देखेगा, जान पर खेलना का अर्थ क्या होता है? जोखिम उठाना, साहस दिखाना, जोर लगाना, हार मानना। जान पर खेलना का अर्थ होता है मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए, जोखिम उठाना। ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कान में तेल डालना का अर्थ क्या होगा? कान की बीमारी, कुछ ना सुनना, चुप बैठ जाना, बहरा होना। कान में तेल डालना का अर्थ क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, कान में तेल डालना यानी कुछ ना सुनना। वी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, 9 2 11 होना का अर्थ क्या होगा? भाग जाना, दौड़ना, गायब होना, साथ छोड़ना। 9 2 11 होना का अर्थ क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो मेरे प्यारे साथियों, 9 2 11 होना, चोर ने चोरी की, चोरी करने के बाद वो भाग गया, यानी 9 2 11 हो गया। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी भाग जाना। गांठ में बांधना, आपने कोई गलती की, फिर आपके पापा ने कहा या पिताजी ने आपके कहा कि मैं तुमको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, मेरी बात गांठ में बांध लेना, ऐसी गलती मत करना। खूब याद करना, कसकर बांधना, बगल में बैठाना, मजबूत बनाना, यानी अपने पिताजी की बात खूब अच्छे ढंग से खूब याद करना। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुहावरे भी कह सकते हैं आप लोग, अर्थ भी कह सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में गद्यांश भी पूछा जाता है। तो गद्यांश करने का तरीका क्या है? सबसे पहले गद्यांश को पढ़िए, गद्यांश को पढ़ने के बाद क्वेश्चंस को पढ़िए, आंसर अपने आप निकल आएंगे। निर्देश प्रश्न संख्या 44 से 48, निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर 5 प्रश्न दिए गए हैं। उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें एक ही सही है। सही उत्तर का चयन करें। जिंदगी के असली मज़े उनके लिए नहीं है जो फूलों की छां के नीचे खेलते और सोते हैं, बल्कि फूलों की छां के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ है, होंठ फटे हुए हैं और सारा बदन पसीने से तर है। पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वह जानता है जो धूप में खूब सूख चुका है, वह नहीं जो रेगिस्तान में कभी पड़ा ही नहीं है। गद्यांश का अर्थ क्या होगा? यह गद्यांश किसका लिखा हुआ है? रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, बाल मुकुंद गुप्त। तो ये गद्यांश किसके द्वारा लिखा गया? तो मेरे प्यारे साथियों, ये गद्यांश रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन, जिंदगी के असली मजे किनके लिए हैं? जो आराम करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, जो शहर में रहते हैं, जो पैसे वाले हैं। जिंदगी के मजे किनके हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, जिंदगी के मजे उनके जो परिश्रम करते हैं। तो बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन क्या है? उपयुक्त गद्यांश में किस बात के महत्व को बताया गया है? प्रकृति, जीवन, श्रम, भाग्य। उपयुक्त गद्यांश में किस बात के महत्व को बताया गया है? श्रम के महत्व को बताया गया। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो धूप में खूब सूख चुका हो से अभिप्राय क्या है? कड़ा परिश्रम करना, धूप सेकना, बीमार होना, रेगिस्तान में रहना। जो धूप में खूब सूख चुका हो यानी कड़ा परिश्रम करना। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये सही हो जाएगा। अमृत वाला तत्व का तात्पर्य क्या है? जीवन का सार अमृत, जीवन का रहस्य समुद्र से निकला हुआ अमृत। अमृत वाला तत्व का तात्पर्य क्या है? जीवन का सार। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, अनुयोक्ति, अनुप्रास, रूपक। अगर हम बात करें रूपक अलंकार की, जिसमें उपमेय और उपमान के बीच कोई अंतर नहीं होता, या जहां पर उपमेय और उपमान के बीच के अंतर को समाप्त करके उन्हें एक समान कर दिया जाता है, उन्हें रूपक अलंकार कहते हैं। तो मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं में कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, कंकन
किकन नुपुर धुनि सुनी, कहत खलन सन राम हृदय गुनी, में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये सही हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार को पहचानने के लिए किसी वर्ण को जब बार बार दोहराया जाता है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि कंकन का आया, कंकन के ने नुपुर धुनि सुनी, कहत खलन सन राम हृदय गुनी। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये सही हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। 50 में आपको 45 क्वेश्चंस के सही जवाब बताने थे। तो 50 में आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ईमानदारी के साथ में। और आप किस शहर से हैं ये भी बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।